वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वोटिंग। आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन को प्रेफर किया और मैं भी यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी बंदा या बंदी मेरी वीडियो देख रहा है उसको ऐसा लगे कि वो उस मूवी को हिंदी वर्जन में देख रहा है। इसीलिए मैं हर एक सीन, हर एक डायलॉग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी वजह से मेरी वीडियोस लंबी होती है और ये बात मैं नए सब्सक्राइबर्स को समझा रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं वो तो बेहतर जानते हैं और जो लोग नए आए हैं वो लोग कह रहे हैं कि वीडियो लंबी है वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के लिए ये छोटा सा मैसेज। तो खैर 3 या 4 लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की है। तो मूवी का नाम है मत्तू वदलरा, इसका मतलब है नशा छोड़ो बे, और एक तेलुगु थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर और राइटर है रितेश राणा। दोस्तों मूवी में आपको बहुत सारे झटके मिलेंगे। एक झटके से संभला नहीं, दूसरा झटका आपके सामने आ जाता है। मेरा मतलब है इतने सारे ट्विस्ट मौजूद है इस मूवी में। ऐसी मूवीज हमारे सिटी में रिलीज होती है लेकिन अफसोस मैं देख नहीं पाता। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है और हमारा पहला कैरेक्टर है ये, इसका नाम है बाबू मोहन। यही हमारा हीरो है और ये एक डिलीवरी बॉय है जो हैदराबाद में यही काम कर कर अपनी जिंदगी गुजारते रहता है और बचा कुचा पैसा होता है वो अपने गांव यानी अपनी माँ को भेजता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है ये और इसका नाम है अभी। अभी तो ये कोई काम नहीं करता, यानी अभी रात में मूवीज और टीवी सीरीज डाउनलोडिंग पे रखता है और सुबह होकर उन टीवी सीरीज और उन मूवीज को देखते रहता है, यही इसका काम है। तो जब भी बाबू अपने रूम से बाहर आता है इसकी हाउस ओनर इसको हमेशा रेंट पूछती रहती है। तो बाबू कहता है आंटी मुझे सैलरी आने दो, आपको मैं पे कर दूंगा। तो ये है तीसरा कैरेक्टर, इसका नाम है येसु। येसु और बाबू ये दोनों रूममेट भी है और इसी तरह ये दोनों कुलीग भी है, यानी ये दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। बाबू बहुत ईमानदार आदमी है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाते रहता है। एक दिन भी वो छुट्टी नहीं लेता। इन टाइम अपने कस्टमर्स को वो पैकेज डिलीवर करते रहता है। और जब सैलरी का डे आता है तो बाबू का बॉस बाबू को सिर्फ 4,000 रूपए सैलरी देता है। एक्चुअली में इसकी सैलरी है 8,000 रूपए, लेकिन बाबू का बॉस झूठी कटिंग बताकर, यानी बाइक का रिपेयरी, बाइक का पेट्रोल का खर्चा, ये सारी झूठी कटिंग बताकर उसके हाथ में सिर्फ 4,000 रूपए रखता है। और ये सिर्फ इसके साथ ही नहीं हर एक के साथ करता है। तो बाबू वो 4,000 रूपए लेकर अपने रूम आता है। यहाँ पर ऑलरेडी रेडी से इसकी घर की ओनर खड़ी रहती है कि कब बाबू आएगा, कि कब मेरा रूम रेंट देगा। तो उसी तरह बाबू उसको 3,000 रूपए दे देता है और इसके पास बचे हैं अब 1,000 रूपए। बाबू उन 1,000 रूपए को बहुत गौर से देखने लगता है, यानी ये सोचते रहता है कि वो इस 1,000 रूपए को कैसे खर्च किया जाए। तो हर एक बैच में एक फ्रेंड ऐसा होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है और येसु वो 1,000 रूपए लेकर इन दोनों को पब बुला ले जाता है। वहाँ पर ये तीनों ड्रिंक करते हैं और ऐसे ही ये 1,000 रूपए हवे में उड़ जाते हैं। बाबू अपनी जिंदगी से परेशान, बहुत पी रखी होती है। वो येसु से कहता है आज से मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं अपने गाँव लौट के चला जाऊंगा। लेकिन येसु समझता है कि बाबू पीकर है और ये नशे की हालत में ऐसा कह रहा है। जब सुबह होती है तो बाबू को अपने माँ से कॉल आता है, यानी उसकी माँ उसे पैसे भेजने के लिए कहती है। बाबू कहता है हाँ माँ मैं आपको पैसे भेज दूंगा, लेकिन बाबू के पास पैसे कहाँ है। तो वहीं पर बाबू येसु से कहता है मैं आज से जॉब को नहीं आऊँगा, मैं अपने गाँव लौट के चला जाऊंगा। लेकिन येसु बाबू को समझाता है अगर तुमने ये जॉब छोड़ दिया जो तुम अब ये 4,000 रूपए कमा रहे हो, गाँव जाने के बाद तुम वो भी कमा नहीं पाओगे। ऐसा कहते हुए येसु बाबू के हाथ में 5,000 रूपए रख देता है और उसे कहता है ये पैसे तुम्हारी माँ को भेज दो। ये 5,000 रूपए देखकर बाबू और अभी ये दोनों शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि बाबू ने अभी तक एक साथ 5,000 रूपए नहीं देखा। तो यही बात बाबू येसु से पूछता है तो येसु कहता है मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी थी, उसी के पैसे है ये, तुम फिक्र मत करो, ये पैसे तुम अपनी माँ को भेज दो और आज एक दिन सिर्फ तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ डिलीवरी करने के लिए आओ। जो मेरा फार्मूला है, जो मेरी ट्रिक है मैं तुमको समझाऊंगा और कस्टमर्स तुमको खुद ब खुद टिप देने लगेंगे। पहले तो बाबू येसु की बात नहीं मानता, फिर उसके बाद येसु जिद करने पर बाबू मान जाता है। तो उसी तरह बाबू येसु के साथ डिलीवरी करने के लिए जाता है। तो रास्ते में येसु बाबू को 5 2 कौड़ी के रूल्स बताने लगता है जो किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी बाबू वो 5 रूल्स को सुनने लगता है। तो उसके बाद येसु और बाबू ये दोनों एक घर आते हैं अपने पैकेज को डिलीवरी करने के लिए और इस घर में एक बूढ़ा शख्स होता है। येसु की इंग्लिश देखकर ये बूढ़ा आदमी येसु का मजाक उड़ाने लगता है और वो बूढ़ा आदमी अपना पैकेज लेकर येसु को 8,000 रूपए देता है, लेकिन वो 8,000 रूपए में से 500 रूपए कमी है। यही बात येसु उस बूढ़े आदमी से कहता है, लेकिन फिर वो बूढ़ा आदमी अंदर जाकर 500 रूपए लाता है। बाहर आने के बाद बाबू येसु पर हंसने लगता है, उसके रूल्स को सोचकर हंसने लगता है कि उसके
के एक भी रूल यहाँ पर काम नहीं आए। लेकिन तभी यीशु बाबू के हाथ में 500 की नोट रख देता है। ये देखकर बाबू यीशु से पूछता है, ये 500 रुपए कहाँ के हैं? तो यहाँ पर यीशु अपनी ट्रिक बताता है। यानी जब वो बूढ़ा आदमी यीशु को पैसे दिया था, यीशु गिनते गिनते एक 500 की नोट अपने पास रख लिया। इसी की वजह से उस 8000 रुपए में से 500 रुपए कम थे। और फिर यीशु उस बूढ़े आदमी से कहा, इसमें 500 रुपए कम है। तब जाके वो आदमी यीशु को 500 रुपए दिया। ये सुनकर बाबू यीशु से कहता है, तुम इतने दिनों से ये काम कर रहे हो, तुम लोगों को पैसे चुरा रहे हो। लेकिन यीशु बाबू से कहता है, इसको चुराना नहीं कहते, इसे एक टिप हासिल करना कहते हैं। चुराना मतलब किसी को डरा धमकाकर उनके पैसे छीन लेना। मैं यहाँ पर किसी को मारता नहीं, किसी को धमकी भी देता नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी टिप लेता हूँ। तो इसी बात को लेकर इन दोनों में बहुत सारा डिस्कशन होने लगता है। यहाँ पर यीशु अपनी बात सही बताने लगता है, लेकिन बाबू यीशु को गलत ठहराने लगता है। उसके बाद यीशु जाते जाते बाबू को ये कहता है, जो भी हो तुम इस बात पर गौर करना, इस बात को सोचना। ऐसा ही करे तो हम इस दुनिया में जी सकते हैं। उन लोगों के लिए 500 रुपए कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन हमको वही 500 रुपए एक महीने का खर्चा है। उसके बाद बाबू यीशु की बात मानकर उसकी टिप्स फॉलो होने के लिए रेडी हो जाता है और इसी तरह दूसरे दिन वो टिप टॉप से रेडी होता है। उसके बाद बाबू अपने पैकेजेस डिलीवरी करने के लिए मैंशन हाइट्स यानी ये अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट को चूज करता है। और जब बाबू पार्किंग लॉट में होता है तब एक लड़की बाय मिस्टेकली अपनी गाड़ी से बाबू को ठोक देती है। और यहाँ पर इस लड़की का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए। ये लड़की बाबू से कहती है, मैंने अपने मैकेनिक को बहुत बार कहा कि वो मेरी गाड़ी का गियर वायर ठीक करे, लेकिन हर बार वो गलती ही कर देता है। लेकिन बाबू उस लड़की से कहता है, अरे मैडम ये गियर गाड़ी नहीं है, ये स्कूटी है। यानी स्कूटी को कब से गियर लगाने लगे। तो इसी धक्के में उस लड़की का एनवेलप नीचे गिर जाता है और इस लड़की का नाम होता है तेजस्वी तोता। और बाबू अपनी ईमानदारी से उस एनवेलप को उस लड़की को दे देता है। उसके बाद बाबू लिफ्ट में आता है। इसके साथ दो और आदमी होते हैं। जो सामने खड़ा फोन में बात कर रहा है इसका नाम है बनर्जी और एक कांस्टेबल है जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया है। और जो पीछे खड़ा है उसका नाम है रवि तेजा। यहाँ पर रवि बाबू से पूछता है, मेरा पार्सल कब आएगा, मेरा फ्लैट नंबर 501 है। तो बाबू रवि से कहता है, मुझे क्या पता सर, आप कस्टमर केयर को फोन करके पूछ लीजिए। उसके बाद बाबू एक पैकेज डिलीवरी करने के लिए एक फ्लैट के पास आता है और इस फ्लैट में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती है। तो बातों से ये पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत कुछ सटकेली है। और बाबू उस औरत को बहुत समझाने के बाद वो औरत समझ जाती है कि एक डिलीवरी बॉय है। और इसी तरह बाबू उस औरत को पैकेज दे देता है और ये बूढ़ी औरत बाबू को 8000 रुपए देती है। यानी इसका बेटा ऑलरेडी सुबह 8000 रुपए साइड में रख के गया था और इस बूढ़ी औरत को कह के गया था कि कोई डिलीवर बॉय आए तो उसको ये पैसे दे देना और डब्बा ले लेना। और बाबू उन पैसों को गिनने लगता है तो वो बूढ़ी औरत उन पैसों को घूरती रहती है। तो बाबू पैसे गिनना स्टॉप कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माँ जी आप मुझे थोड़ा पानी देंगे। तो उसी तरह वो बूढ़ी औरत पानी लाने के लिए अंदर जाती है। तो मौका देखकर बाबू उन पैसों में से 500 रुपए अपने अंदर रख लेता है। और जब वो बूढ़ी औरत पानी लाती है तो बाबू उन पानी को पीकर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माँ जी इसमें 500 रुपए कम है। लेकिन बाबू की बात ये बूढ़ी औरत नहीं मानती। ये साफ साफ कह देती है कि मेरा बेटा सुबह ही वहाँ पर 8000 रुपए गिन के रख के गया था, वही पैसे मैंने तुमको दिया। और हो सकता है उन पैसों में से तुमने ही 500 रुपए चुरा लिया हो, तुम शक्ल से चोर ही लगते हो। तो ऐसे ही बात बढ़ती इन दोनों के बीच तू मैं हो जाती है और वो बूढ़ी औरत बाबू का शर्ट खींचने लगती है कि तभी बाबू के अंदर के जेब से वो 500 रुपए की नोट बाहर आती है और ये नोट वो बूढ़ी औरत देख लेती है। यहाँ पर सारा सब कुछ स्लो मोशन में चलता है, सीन देखने के लायक है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत बाबू को बहुत खूब पीटने लगती है, उसको लोचने लगती है और इसी हाथापाई में वो बूढ़ी औरत पीछे गिर रही होती है और बाबू उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बाय मिस्टेकली पकड़ नहीं पाता और वो बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है। बहुत जोर से नीचे गिरने के कारण वो बूढ़ी औरत रेस्ट इन पीस हो जाती है। बाबू घबराते हुए फौरन उस अपार्टमेंट से बाहर आता है और यहाँ पर बाबू इन दोनों को इमेजिन करने लगता है, यीशु को और अभी को। और इसकी इमेजिनेशन में ही यीशु और अभी ये दोनों बाबू को एडवाइस करने लगते हैं कि कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। उसके बाद फौरन बाबू फिर से उस अपार्टमेंट जाता है, यानी सबूत मिटाने के लिए। अपने हाथ को प्लास्टिक कवर्स पहन लेता है और उस बूढ़ी औरत के हाथों के नेल्स कट करने लगता है, क्योंकि जब इन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी ये बूढ़ी औरत बाबू को
बहुत जोर से लोचा था। इसकी वजह से बाबू का खून इसके नेल्स में आ गए हैं, उसी को ये साफ कर रहा है। तो ऐसे ही बाबू ये काम करते रहता है कि तभी डोरबेल बजता है। उस डोरबेल की आवाज सुनकर बाबू बहुत घबराने लगता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक पेपर बॉय है जो बिल लेने के लिए आता है। तो बाबू उस पेपर बॉय को अपनी जेब से पैसे निकालकर उस बिल को पे कर देता है बिना उसकी सूरत दिखाए। उसके बाद बाबू उस बूढ़ी औरत को उसके कमरे में ले जाता है। यानी बाबू यहाँ पर ये सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि वो बूढ़ी औरत नींद में ही उसकी डेथ हो गई हो। कि तभी बगल वाले कमरे से एक और लड़की बाहर आती है और इसका नाम है बुज्जी। और बाबू को जर्रा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में एक और लड़की मौजूद है। तो कुछ टाइम बिताने के बाद बाबू उस लड़की को अपनी आँखों से देख लेता है, लेकिन बुज्जी बाबू को देखने से पहले बाबू बाथरूम में जाके छुप जाता है। कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है, क्योंकि बुज्जी के बाथरूम का शावर काम नहीं कर रहा। इसी के लिए बुज्जी उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाई है ठीक करने के लिए। तो ऑफकोर्स बाबू उसी बाथरूम में होता है। बुज्जी को और उस सिक्योरिटी गार्ड को आता हुआ देखकर बाबू ऊपर यानी अलमारी में जाके छुप जाता है। तो वहीं पर ये गार्ड उस शावर को ठीक करते करते साइड में से एक कैमरा निकालता है जो उसने ऑलरेडी छुपा रखा था, और उस कैमरे से एक मेमोरी कार्ड निकालकर और खाली मेमोरी कार्ड रखता है। यानी ये गार्ड वहाँ पर एक स्पाई कैमरा प्लान किया हुआ था जो बुज्जी को नहाते हुए देख सके, और ये नजारा ऊपर से बाबू देख लेता है। और जब मेमोरी कार्ड चेंज कर देता है तो वो गार्ड फिर से उस शावर में एक स्पॉन्ज रख देता है। इसीलिए हर 2 दिन के बाद बुज्जी के बाथरूम का शावर खराब होते रहता है, उसमें से पानी नहीं आता। कि तभी वहाँ पर बुज्जी आ जाती है। बुज्जी को देखकर ये गार्ड घबरा जाता है और उसी घबराहट में उस गार्ड के हाथ से वो मेमोरी कार्ड टॉयलेट में गिर जाता है। ये देखकर बाबू को बहुत तसल्ली होती है और बाबू उस स्पाई कैमरे को लेकर अपने पास रख लेता है और मौका ढूंढते रहता है कि कब बुज्जी वहाँ से हटेगी और कब मैं इस अपार्टमेंट से बाहर निकलूं। तो मौका देखकर बुज्जी किसी काम से अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है। इसको बाहर जाता हुआ देखकर बाबू भी बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बुज्जी बाहर से डोर लॉक करके गई है। ये देखकर इसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगते हैं और यहीं पर बाबू अपने दोनों फ्रेंड्स को याद करता है। पहले वो येसु को कॉल करता है, लेकिन किसी कारण से येसु ट्रैफिक पुलिस के हाथ लग जाता है, क्योंकि येसु फोन में बात करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। उसके बाद बाबू अभी को कॉल करता है, लेकिन अभी का फोन आउट ऑफ संपर्क होता है। उसके बाद बाबू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज रखता है और जो सारा सिचुएशन है वो अपने फ्रेंड्स को बता देता है कि यहाँ पर किसी बूढ़ी औरत मर चुकी है और मैं अंदर लाक हूँ, जल्द से जल्द तुम में से कोई एक आकर मुझे बाहर निकालो। थोड़ी देर बाद बुज्जी रवि को अपने अपार्टमेंट ले आती है। रवि आपको याद है ना, जो बाबू से लिफ्ट में मिला था। इन दोनों को आता हुआ देखकर बाबू उसी बेडरूम में बेड के नीचे छुप जाता है और यहाँ पर बुज्जी रवि को इसलिए लाई है कि वो दोनों गांजा मारे। यानी रवि गांजा लाता है और बुज्जी उसे स्मोक करती है। बुज्जी रवि से कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरी ग्रैंडमदर नहीं उठेगी, क्योंकि जो तुमने मुझे ड्रग्स दिया था उसमें से थोड़ा पाउडर मैं मेरे ग्रैंडमदर के वाटर में मिला दिया, अब वो भी नशे से सो गई होगी। कि तभी बाबू को ये याद आता है, यानी वो ड्रग्स वाला पानी इसने भी पिया है जब वो बूढ़ी औरत इसको पानी लाई थी, और इसी ड्रग और कोकेन की वजह से बाबू अपने 2 फ्रेंड्स को इमेजिन कर रहा था। और धीरे धीरे बाबू को भी वो नशा चढ़ने लगता है और वो नींद में जाने लगता है धीरे धीरे। और उसी नशे की हालत में वो अपनी जेब से उस स्पाई कैमरे को लेकर साइड में रखता है फोन समझकर। और यहाँ पर येसु बाबू को बार बार फोन करने लगता है, बार बार मैसेजेस भेजने लगता है। और ऑफ कोर्स बाबू ना फोन लिफ्ट करने की हालत में होता है, ना उन मैसेजेस को रिप्ले करने की हालत में होता है। तो थोड़ी देर बाद बाबू को होश आता है। बाबू को अब भी नशा उतरा नहीं, उसको चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है और इसी विजन में उसके सामने एक लाश भी होती है जो खून में लथपथ हो चुकी होती है। बाबू घबराते हुए उस अपार्टमेंट से बाहर आता है और यहीं पर बाबू ये भी देखता है कि उस अपार्टमेंट के बाहर एक कैमरा भी है जो इसने नोटिस नहीं किया। ये देखकर बाबू वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर एक फ्लावर पॉट होता है तो बाबू का पैर लगकर वो फ्लावर पॉट टूट जाता है। बाबू वहीं से येसु को बुलाता है तो फौरन येसु बाबू को पिकअप करने के लिए आता है और ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। बाबू भागते हुए अपने रूम में आता है और खाना खाने लगता है। पता नहीं कितने दिनों से भूखा था और अपना खाना खत्म करके बाबू येसु को 2 झापड़ लगाता है, क्योंकि ये सारा सब कुछ येसु की वजह से ही हुआ है।
और वहीं पर बाबू अपने कपड़े पैक करने लगता है क्योंकि वो डिसाइड कर लिया है कि वो अपने गांव लौट के चला जाएगा। बाबू वहीं पर रहा तो पुलिस इसको पकड़ लेगी। तो इसी हड़बड़ाहट में बाबू जब अपने डिलीवरी बैग को ओपन करता है उसमें से बहुत सारे नोट्स बाहर आते हैं। ये पैसों को देखकर इन तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो यहाँ पर येसु बाबू से कहता है, मैं तो सिर्फ एक 500 की नोट लाने के लिए कहा है, तुमने तो नोटों की गड्डी ला दी, इतने पैसे कहाँ के? तो बाबू कहता है, मुझे पता नहीं ये कैसे आए। कि तभी एक पुलिस वाला इनका दरवाजा खटखटाने लगता है। पुलिस वाला कहता है, बाबू जल्द से जल्द दरवाजा खोलो। तो ये पुलिस वाले को देखकर इन तीनों की फटने लगती है और यहाँ पर होता है ब्रेक यानी इंटरमिशन, यानी यहाँ तक हाफ मूवी होती है। रियल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। एक्चुअली में वो पुलिस वाला येसु का दोस्त होता है और ये पुलिस वाला एक रियल पुलिस वाला नहीं है, एक एक्टर है और इसी तरह इस घर का ओनर भी है ये, यानी उस औरत का पति। उसके बाद बाबू उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पर क्या घटनाएं हुई, वो सारा सब कुछ इन दोनों को बताने लगता है। ये सुनने के बाद येसु बाबू से कहता है, चलो इन पैसों को लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसके बाद अभी बाबू को एडवाइस देता है, पहले हम फिर से उस अपार्टमेंट जाकर तुम्हारे सबूत को मिटाना होगा, स्पेशली वो सीसीटीवी कैमरा और वो लाश को। वहाँ पर एक नहीं 2 लाश है, एक बूढ़ी औरत की और दूसरी किसी और की पता नहीं। कि तभी बाबू के पैकेजिंग बैग से एक फोन बाहर आता है। ये फोन देखकर बाबू समझ जाता है कि वो लाश कांस्टेबल की है जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था और ये फोन भी इसी का है। किसी ने बाबू को फंसाने की कोशिश की है। उसके बाद अभी अपनी फ्रेंड की कार लेकर इन दोनों को उसी अपार्टमेंट ले जाता है। तो यहाँ आने के बाद बाबू ये नोटिस करता है कि उस अपार्टमेंट के बाहर कोई कैमरा ही नहीं है। ये देखकर बाबू शॉक होने लगता है। वो अपने दोनों दोस्तों को समझाने लगता है कि तभी उस अपार्टमेंट से यही बूढ़ी औरत अच्छी खासी फोन में बात करती हुई बाहर आती है। ये देखकर बाबू को और झटका लगता है। यही बात बाबू अपने दोनों फ्रेंड्स को बताता है। ये मर चुकी थी, ये कैसे जिंदा हो गई? उसके बाद बाबू धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर उस अपार्टमेंट के हाल में चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर ना कोई लाश होती है, ना कोई खून का धब्बा होता है। टूटा हुआ फ्लावर पॉट भी यहाँ पर नहीं है। कि तभी बाबू फौरन भागते हुए इसके ऊपर वाले फ्लैट में जाता है, यानी फ्लैट नंबर 501। और यहाँ पर बाबू ये देखता है उस फ्लैट के बाहर एक कैमरा भी है और उसी तरह एक टूटा हुआ फ्लावर पॉट भी है। और ये तीनों उस फ्लैट को चोरी चुपके ओपन कर उस फ्लैट के अंदर एंटर होते हैं। वहाँ पर सच में उस कांस्टेबल की डेड बॉडी होती है। ये देखने के बाद बाबू को क्लियरली समझ आ जाता है कि वो 401 में बेहोश पड़ गया था, लेकिन किसी ने इसको जबरदस्ती 501 में लाया है इसको फंसाने के लिए। उसके बाद ये तीनों उन पैसों को वहीं पर रख देते हैं और बाबू के पैकेजेस को ढूंढने लगते हैं इधर उधर। और ढूंढते ढूंढते इन तीनों को एक सीक्रेट रूम मिलती है जो बुक्स के शेल्फ में छुपी हुई थी। ये तीनों उस सीक्रेट रूम में जा पहुँचते हैं और ये सेटअप देखकर इनको समझ आने लगता है कि ये एक ड्रग लैब है, यानी कोकेन की लैब, जहाँ पर कोकेन कुक होते रहता है। कि तभी वहाँ पर बाबू को तेजस्वी दिखती है जो बहुत बुरी हालत में होती है और तेजस्वी इन तीनों को देखकर हेल्प कहती है। कि तभी बाबू को धीरे धीरे याद आने लगता है कि ये फ्लैट यानी 501 फ्लैट रवि का है, जो लिफ्ट में रवि ने खुद बाबू को बताया था। और यहाँ पर बाबू ये समझ जाता है कि ये सारा सब कुछ रवि का किया धराया है। इसने कांस्टेबल को मारा और शायद कांस्टेबल को मारते हुए तेजस्वी ने रवि को देख लिया होगा, इसीलिए रवि तेजस्वी को भी मारने की कोशिश की और यहाँ से भाग निकला। और ये सारा कोकेन का प्लांट रवि का ही है। लेकिन तभी येसु ये देखता है, यानी एक फ्रिज के अंदर रवि की लाश होती है। तो रवि की लाश देखकर फिर से इन तीनों को बहुत बड़ा शॉक लगता है। यानी ये तीनों अब तक ये समझते थे कि ये सारा सब कुछ रवि का किया धराया है, लेकिन यहाँ पर खुद रवि की लाश मौजूद है। तो ये सारा सब कुछ देखकर अभी घबरा जाता है और अभी बाबू को एडवाइस देता है, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हमको हमारे पैकेजेस मिल गए है ना, बस चलो यहाँ से जल्द से जल्द फटाफट निकल चलो। लेकिन पता नहीं बाबू को क्या छोल मची। बाबू ये जानना चाहता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। उसके बाद बाबू और येसु उस गार्ड की मदद से बुज्जी के अपार्टमेंट में जा पहुंचते हैं, यानी वो स्पाई कैमरा लेने के लिए जो बाय मिस्टेकली बाबू ने वहीं पर छोड़ रखा था। तो वहां जाने के बाद बाबू उस कैमरे को फाइंड आउट भी कर लेता है और उसमें का मेमोरी कार्ड निकालकर अपने फोन में रखता है। और इस क्लिप में ये साफ साफ नजर आता है कि रवि ने बाबू को फाइंड आउट कर लिया था और बाबू की बैग में ही रखकर वो अपने फ्लैट ले गया। यानी ये क्लिप देखने के बाद बाबू को ये समझ आता है कि उस कांस्टेबल का कत्ल रवि ने किया है, लेकिन रवि का किसने कत्ल किया? तो फिर से बाबू और येसु ये दोनों 501 फ्लैट जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनको एक आदमी दिखता है और इसकी बातों से इन दोनों को ये पता चलता है कि ये असली तेजस्वी तोता है,
है, ना ही कि वो लड़की। यानी कांस्टेबल इस आदमी के पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था। तेजस्वी तोटा ये एक मेल है, ना ही कि फीमेल। कि ये दोनों फौरन भागते हुए फाइनेट बन जाते हैं। यहाँ पर ये लड़की अभी को अपने कब्जे में ले रखी होती है। ये लड़की उन लोगों से पूछती है, कौन हो तुम लोग, क्यों तुमने रवि को मारा, क्यों तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद बाबू उस लड़की को 2 झापड़ लगा देता है और उसको बांध के बिठा देता है और उसको क्वेश्चंस पूछने लगता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये बताने के लिए कहता है। तो यहाँ पर ये लड़की अपनी स्टोरी बताती है। इसका नाम है मायरा और मायरा एक ड्रग डीलर है। 6 महीने पहले मायरा रवि से मिली थी और ऑफ कोर्स रवि ड्रग कुक करने वाला है और रवि के ड्रग को बेचने के लिए इसको एक डीलर की जरूरत है और वो डीलर मायरा ही है। धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा। मायरा रवि को पैसे देती थी और रवि मायरा को उसका पैकेज यानी कोकेन देता था। लेकिन देखते ही देखते किसी कारण से रवि मायरा को इग्नोर करने लगा, उसको उसका ऑर्डर दे नहीं रहा था। तो एक दिन सडनली मायरा रवि के अपार्टमेंट आ जाती है। तो यहाँ पर मायरा रवि से जिद करने लगती है कि वो अपना पैकेज लेकर ही जाएगी। लेकिन रवि मायरा से कहता है उसको कुक होने में और 10 घंटे लगेंगे। तो मायरा भी अपनी जिद में अड़ी रहती है। वो कहती है चलो मैं 10 घंटे वेट कर लूंगी, लेकिन मैं आज अपना पैकेज लेकर ही जाऊंगी। तो यहीं पर ये दोनों ड्रग्स लेने लगते हैं। रवि मायरा से कहता है मेरे पास एक नया ड्रग का फार्मूला है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी, और इसीलिए मुझे कुक करने में इसको इतना टाइम लग रहा है। लेकिन मायरा अपने खुद का ड्रग लेती है और रवि अपने खुद का ड्रग लेता है कि तभी बनर्जी रवि के दरवाजे के पास आता है। एक्चुअली में बनर्जी को एक विटनेस साइन की जरूरत है, इसीलिए बनर्जी रवि के पास आया है। रवि बनर्जी को अंदर आने नहीं देता, लेकिन बनर्जी जबरदस्ती इसके अपार्टमेंट में अंदर आ जाता है और बातों ही बातों में बनर्जी रवि पर शक करने लगता है और ये शक कंफर्म भी हो जाता है। रवि के नाक के नीचे थोड़ा कोकाइन का पाउडर लगा हुआ रहता है, इसीलिए रवि कुछ नशीली बातें कर रहा था कि तभी बनर्जी को दूसरे रूम में कुछ आवाज आती है। यही चेक करने के लिए बनर्जी अंदर जाता है। यहाँ पर आने के बाद बनर्जी को एक सीक्रेट रूम दिखती है और ऑफ कोर्स उसी रूम में मायरा भी होती है। तो इसी डिस्कशन में बनर्जी को यह पता चलता है कि इस लड़की का नाम मायरा है, जो पुलिस बहुत दिनों से ढूंढ रही है। अब जाके ये पुलिस के हाथ लगी है। बनर्जी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। बनर्जी रवि से पैसे भी हासिल करना चाहता है और मायरा को पकड़कर प्रमोशन भी हासिल करना चाहता है। मायरा और बनर्जी के हाथापाई में मायरा बनर्जी को उसके गले के पास एक लकड़ी से चुबा देती है, जिसकी वजह से बनर्जी थोड़ी दूर जाके वो गिर जाता है, यानी वो मर जाता है। तो इसी बीच में बुज्जी रवि के पास आती है, क्योंकि बुज्जी को marijuana स्मोक करना था, इसीलिए बुज्जी रवि को अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले गई थी। तो रवि जाने के बाद कोई और शख्स आकर मायरा के सर पे जोर से मार दिया था, जिसके कारण मायरा बेहोश गिरी पड़ी रही। मायरा को कौन मारने वाला था आपको आगे पता चलेगा। तो यही सारी बात मायरा उन तीनों को समझाने लगती है, लेकिन बाबू को मायरा की बातों पर यकीन नहीं होता। मायरा इन तीनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है और इसी बीच में मायरा बाबू को बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर करती है उसे छोड़ने के लिए। ये बात सुनकर बाबू मायरा से पूछता है तुम कितना दे सकती हो मुझे। तो मायरा कहती है 30 लाख। लेकिन ये फिगर बाबू को पसंद नहीं आता और बाबू सोच लेता है कि वो इस लैब को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी लैब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मायरा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सीन्स स्लो मोशन में चलते रहते हैं, लेकिन डैम बाबू उस लैब को नहीं फोड़ता, बल्कि वो अभी को मारता है और वहीं पर बाबू अभी को बहुत पीटने लगता है, क्योंकि इस कांड के पीछे अभी का हाथ है। यानी रवि जाने के थोड़ी देर बाद अभी फिर से बुज्जी के कमरे में आया और ऑफ कोर्स वहाँ पर कैमरा था और ये चीज उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी और अभी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो कहता है हाँ ये सारा सब कुछ मैंने ही किया और अभी अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। एक्चुअली में जो ड्रग्स का बिजनेस है, ये ड्रग का बिजनेस अभी और रवि का है, जो अभी ने रवि के अपार्टमेंट में प्लान किया था। तो डेली रूटीन की तरह एक दिन अभी रवि के घर आता है, यानी कुछ बिजनेस डील्स बात करने के लिए। तो वहीं पर अभी बनर्जी की लाश देखता है और ये शॉक में रह जाता है। तो उस वक्त फिलहाल रवि वहाँ पर नहीं था, रवि बुज्जी के साथ गया हुआ था और अभी किसी स्ट्रेंज लड़की को देखकर उसके सर पे मार देता है, जिसके कारण से मायरा बेहोश गिर जाती है और अभी को ये नहीं पता कि मायरा ही ड्रग डीलर है और मायरा इसका पैकेज लेने के लिए आई थी। तो यही सारी बातें रवि अभी को बताने लगता है। तो इसी बीच में अभी को एक व्हाट्सएप मैसेज होता है। ये व्हाट्सएप मैसेज वही है जब बाबू उस फ्लैट में फंसकर मैसेज किया था। तो
यही मैसेज देखकर अभी बुज्जी के घर आया था और वहाँ पर बाबू को बेहोश पड़ा हुआ देखकर अभी ने सोचा कि बनर्जी के कत्ल के इल्जाम में बाबू को फंसाया जाए और प्लान के मुताबिक अभी वहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट किया और ऐसे एविडेंस वहाँ पर प्लान कर दिया कि सारे के सारे सबूत बाबू के खिलाफ है और बाबू को थोड़ा बहुत ड्रग्स भी दे दिया था। अब चूंकि ये फ्लैट रवि का है, अगर पूछताछ करने आई हो सकता है रवि अपना मुंह खोल दे। अगर रवि ने अपना मुंह खोल दिया तो अभी का नाम भी बाहर आएगा, इसीलिए अभी रवि को मार दिया। तो इस तरह अभी उन तीनों को अपनी स्टोरी बताने लगता है। तो इसी बात को लेकर इन तीनों में झगड़ा होने लगता है और अभी बाबू से कहता है मैं ये जानबूझकर नहीं किया, बस ऐसे ही फ्लो में हो गया। लेकिन बाबू अभी से कहता है तुम अपने फ्रेंड को फंसाने की कोशिश की, अगर तुम चाहते थे तो तुम मुझे वहाँ से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बाहर निकालने की बजाय वहीं पर फंसाने की कोशिश की। तुम कितने सेल्फिश हो। तो इस तरह इन तीनों के बीच झगड़ा होने लगता है और बाबू को गुस्सा आकर उस लैब को फोड़ देता है। अभी और मायरा बाबू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबू उस लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से इन चारों के बीच फाइट होने लगती है। ये चारों एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी दरमियान में बाय मिस्टेकली वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रग का ब्लास्ट होता है, जिसके कारण से वहाँ का रूम ड्रग से भर जाता है और ये चारों उस ड्रग को इनहेल करने की वजह से इन चारों को अपनी अपनी अलग दुनिया दिखने लगती है। अभी किसी और दुनिया में होता है, यीशु अपने आप को सुपरमैन फील करने लगता है, वो किसी और गैलेक्सी में मौजूद होता है। और मायरा की बात करें, पता नहीं पागल लड़की। और इसी नशे की हालत में बाबू अभी को मारने लगता है, पीटने लगता है और इन दोनों की फाइट ऐसी होती है जैसे सुपरमैन किसी विलेन से फाइट कर रहा हो। 4 हफ्ते बाद एक डिटेक्टिव बाबू और यीशु को इंट्रोगेशन के लिए बिठाता है, यानी ये दोनों 4 हफ्ते बाद होश में आए हैं और डॉक्टर्स का कहना है अभी और मायरा पता नहीं कब रिकवर होंगे। ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण वो दोनों कोमा में चले गए हैं और ये डिटेक्टिव उन दोनों से पैसों के बारे में पूछता है कि वो पैसे कहाँ पर है। तो एक्चुअली में वो पैसे यीशु के पास होते हैं। यीशु उन पैसों के अपने घर लाया था। तो वो डिटेक्टिव यीशु को 2 झापड़ लगाने के बाद यीशु उन पैसों के बारे में उस डिटेक्टिव को बता देता है और ये केस सॉल्व होने की वजह से बाबू और यीशु को कुछ पैसे मिलते हैं और बचे कुछ पैसे वो डिटेक्टिव हड़प लेता है कि तभी नरेंद्र मोदी साहब ये अनाउंस करते हैं 500 and 1000 नोट्स आर बैन्ड। ये न्यूज सुनकर उस डिटेक्टिव को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके पास सारे के सारे 500 नोट्स ही है। और यहाँ पर ये मूवी द एंड होती है। रुकिए और है, और ये मूवी कुछ रियल इंसिडेंट से ली गई है, यानी कुछ डिलीवरी बॉयज ऐसा करते थे, पैसे चुराते थे कस्टमर्स के, तो उसी को इंस्पिरेशन लेकर डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है। तो दोस्तों आप भी पैसे गिनते वक्त बी वेयर। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद अभी को दिखाया जाता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि अभी नाटक कर रहा है कोमा में होने का। अब जाके ये मूवी द एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। तो दोस्तों आपके नजरिए में भी ऐसी कोई मूवी हो, लैंग्वेज डजंट मैटर, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कहीं की मूवी हो, जस्ट आप मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लाऊंगा। हमारे चैनल पर हर एक लैंग्वेज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल में होगा।